दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर की उन कमियों को सामने लाने और फिर उनका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, जिस पर बरसों से या तो लोग बोलते नहीं थे या फिर जानबूझकर चुप रहने की कोशिशों में वक्त जाया करते थे। लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्या वो पूरी तरह सच है? दरअसल राहुल गांधी पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों सबका सवाल एक साथ उठा रहे हैं। गरीब सवर्णों का सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी एक बेहद नेक और ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। समाज के अंदर की गैर बराबरी को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी 90 के दशक की गलतियों का फल ही भोग रही है? क्या पूरी तरह से 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हुआ उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर इस मामले की तह तक जाएं कि कांग्रेस पार्टी से वंचित समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्ण, ये सब क्यों दूर होना शुरू हुए, तो 90 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी ने भूमिका निभाई उसे सिर्फ एक सतही कार्रवाई तो मान सकते हैं। पूरी तरह से 90 का दशक ही इसके लिए जिम्मेदार हो, ऐसा पक्के तौर पर नहीं मान सकते। दरअसल हालात कुछ और थे, और जिन हालात में कांग्रेस पार्टी ने 90 के दशक में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, अगर बाबरी विध्वंस की बात को एक तरफ रखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कोशिशें हुई वो होनी नहीं चाहिए थी। ये बात सच है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की वो करनी नहीं चाहिए थी। ये बात भी सच है। और जनता दल जिस बिखराव और भटकाव का शिकार होकर अंत तक खात्मे की ओर बढ़ चला, 4-4 प्रधानमंत्री देने के बावजूद खात्मे की ओर बढ़ चला, उससे इस बात को लेकर भी मुतमईन हुआ जा सकता है कि आखिर इस देश में सेकुलर जमात की राजनीति, वंचित तबकों की राजनीति किस तरह से मंडल बनाम कमंडल की नैरेटिव में झूलती रह गई। न तो मंडल सामाजिक न्याय का पूरी तरह से आधारशिला तैयार करने में अपनी भूमिका निभा पाया, और न ही कमंडल ने मंडल को आत्मसात करने की कोशिशों में सफलता हासिल की। दरअसल बात कुछ और थी, समस्या कहीं और थी, और समस्या 90 के दशक में आकर सबके सामने दिखाई देने लगी। ये बात असलियत है जिस पर राहुल गांधी आज कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश, उसका हल निकालने की कोशिश 90 के दशक को ही उसके दिमाग में रखकर किया जाए तो शायद ये मामला किसी अंत तक नहीं पहुंच पाएगा, किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल इस देश की सियासत में जिस प्रकार से सामुदायिक गोलबंदी और जिस प्रकार से समाज में वंचना का असर, डिप्राइव्ड सेक्शन की भूमिका को और डिप्राइव्ड सेक्शन के अंदर के उठ रही आवाजों को अगर राजनीतिक शक्ल में आने में 67 और 1977 के साल की भूमिका को अगर हम इग्नोर करें, उसको देखे बिना हम सियासत को समझने की कोशिश करें, तो समाधान निकालने की बात सोचना उचित जान नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने 1952, 1957, 1962 का चुनाव लगभग इस देश में विपक्ष की सांकेतिक उपस्थिति के दरमियान ही जीता, और उस दौर में इस देश के लोगों का एक तरफा झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था। लेकिन एक लोकतांत्रिक परिपाटी होती है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था धीरे धीरे आकार लेती चली गई, और उस बहुदलीय व्यवस्था के दौर में जिस तरह से दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी धड़ा, ये सब अपने अपने तरीके से समाज के अलग अलग सेक्शन के बीच में अपना असर बढ़ाते चले गए। उन असर के बीच संगठन पर ध्यान देने की बजाय पर्सनालिटी कल्ट को, एक ऑरा को सामने रखकर, एक बहुत विशाल व्यक्तित्व को सामने रखकर जनता के सामने जाना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही आसान रवैये के तौर पर देखा। और आसान रवैये के तौर पर जब देखा गया तो स्वाभाविक है कि बड़े मुद्दे की चाहत कांग्रेस पार्टी को भी थी। कोई भी दल होता तो उसे इस तरह के बड़े मुद्दे की चाहत होती। बड़ा मुद्दा क्या था 1971 के चुनाव में? पहले मध्यावधि चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या था? बैंकों का नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स। गरीबी हटाओ का नारा बैंकों के नेशनलाइजेशन के साथ इस कदर जुड़ गया कि इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत प्रभाव में
उनके विराट व्यक्तित्व के बीच इस देश में संपूर्ण विपक्ष, क्या संगठन कांग्रेस, क्या जनसंघ, क्या सोशलिस्ट और क्या कम्युनिस्ट, सब के सब ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गए। लेकिन चुनावी रूप से धराशायी हुए, सामाजिक रूप से वो विमर्श के मुद्दे बने रहे। अब उसके आगे की परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें तो 74 आते आते छात्रों के आंदोलन के साथ साथ जिस तरह से अलग अलग सामाजिक समूहों की चेतना कांग्रेस पार्टी के विरोध में इकट्ठी होनी शुरू हुई, उसमें वंचित और दलित तबके की चेतना सबसे प्रभावी रूप में थी। लेकिन जनता पार्टी ने भी उसका निदान निकालने की बजाय मंडल आयोग बनाकर एक बड़े सेक्शन को तुष्ट करने की कोशिशें की। 80 और 84 आप सभी जानते हैं कि जनता पार्टी के फेल्योर ने इंदिरा गांधी को मौका दिया और 1984 का चुनाव लोकसभा की जगह शोकसभा का चुनाव मानना ही ज्यादा उचित है, लिहाजा उन बातों की चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर है। और 71, 80 और 84 के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के संगठन की तरफ और संगठन के अंदर और सत्ता के अंदर सामाजिक भागीदारी की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। और उस तरह से ध्यान नहीं देने का नतीजा क्या हुआ? बोफोर्स का बवंडर। सत्ता में आने के साथ ही जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने उसे सामाजिक आधारशिला के तौर पर एक वोट बैंक को खड़े करने की ऐसी कोशिशों में लग गया प्रतीत हुआ, जिसके बाद इस देश की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। यह बात बिल्कुल सही है कि जिन वीपी सिंह ने मंडल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसके लाभार्थी वो नहीं रहे, बल्कि इतिहास के बियाबान में कहीं खो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह। बेशक एक बहुत बड़ा काम वीपी सिंह ने किया, लेकिन इतिहास के बियाबान में वो खो गए थे। दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास समस्याओं को के निराकरण की दूरदृष्टि नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास सिर्फ सामने वाले का खेल कैसे बिगाड़ा जाए वो तरीका उन्हें बखूबी पता था और उसमें वो कामयाब रहे। राहुल गांधी की मिस्टर क्लीन की इमेज को कैसे डेंट पहुंचाया जाए, इसके लिए बोफोर्स एक उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व, राम मंदिर के सहारे हिंदू समाज की जो व्यापक एकता हिंदी भाषी भारत में कराने में जनसंघ का नया अवतार बीजेपी और आरएसएस जिस रूप में लगा हुआ था, उसके खेल को कैसे पूरी तरह से बिखेर दिया जाए, इसके लिए मंडल को सिर्फ एक एंटीबायोटिक के तौर पर वीपी सिंह ने देखा। और नतीजा यह हुआ कि न तो मंडल पूरी तरह से कामयाब हो पाया और न ही कमंडल की सियासत को पूरी तरह से भेद पाया। 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी से गलतियां कहां हुई? सवाल यह है कि इस देश में वंचित तबकों के बीच आरक्षण, चाहे मंडल का 35 साल पुराना हो, चाहे दलित आदिवासी समूहों का आरक्षण 75 साल पुराना हो, इन आरक्षण के बावजूद रिजर्वेशन की पॉलिसी भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र की अवधारणा को साकार होते हुए देखने के बावजूद समाज के अंदर गैर बराबरी कैसे कम नहीं हुई और वो गैर बराबरी, वंचना का स्तर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के स्तर को बढ़ाने में कैसे कामयाब हुआ, इसके लिए 2-3 बातें ऐसी है जिस पर राहुल गांधी ने भी संभवतः अभी तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनके एजेंडे में वो चीजें हो, मैं नहीं जानता है या नहीं। लेकिन बात दरअसल यह है कि मंडल आयोग उस रूप में सफल क्यों नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी से दूरी कैसे बनती चली गई। तो कांग्रेस पार्टी से दूरी तो सभी जानते हैं कि 71 आते आते कांग्रेस पार्टी एक विशिष्ट सोशल इक्वेशन के तहत चलने लगी, ब्राह्मण दलित मुस्लिम। और ब्राह्मण दलित मुस्लिम में कितने दलित वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री का पद मिला किन राज्यों में 71 के बाद, वो सभी जानते हैं। अब जरा उसके आगे देखिए, पीवी नरसिम्हा राव का जमाना हो या कोई और एरा हो, 90 के दशक का सेकंड फेज हो, राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मिला था। एचडी देवेगौड़ा के रूप में पिछड़े वर्ग से आने वाला पहला नेता कोई प्रधानमंत्री इस देश में बना तो वो कांग्रेस के समर्थन से ही बना था। लेकिन कांग्रेस का कभी इस रूप में उसे प्रचारित नहीं कर पाई। नरसिम्हा राव के जमाने में क्या गलतियां हुई? वही गलती जो वीपी सिंह ने की। वीपी सिंह ने क्या की थी?
वीपी सिंह ने मंडल कमीशन जिस रूप में लाया और मंडल कमीशन के अंदर कर्पूरी फॉर्मूले का समावेश नहीं किया, पिछड़े वर्ग के अंदर अत्यंत पिछड़ों और मध्यम पिछड़ों की पहचान के लिए उनके पास जब कोई फॉर्मूला नहीं था तो फॉर्मूले की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया और उसी तरफ कांग्रेस पार्टी भी आगे चलती चली गई। इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद आगे चलती चली गई, नेतृत्व के मामले में आगे चलती चली गई। उससे साफ दिखाई दिया कि नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस पार्टी की इन सब मामलों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। यहां राहुल गांधी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस पार्टी को हिंदी भाषी भारत में जहां कांग्रेस बिखरती चली गई वहां कैसे सत्ता मिली थी। मध्य प्रदेश में, तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली थी वहां दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वहां पिछड़े वर्ग का कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लाया। और 10 साल बाद क्या हुआ? 2003 आते आते कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता से विदा हो गई थी। दिग्विजय सिंह के रहते हुए भी लोकसभा में कोई करिश्मा नहीं कर पाई और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर साल दर साल जीत हासिल करती रही। यही राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बची इसलिए रह गई क्योंकि सोनिया गांधी ने 90 के दशक के उत्तरार्ध में अशोक गहलोत के रूप में पिछड़े वर्ग के नेता के हाथ में कमान सौंप दी। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कमान सौंप दी। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों के मामले पर अगर 14 और 19 को अपवाद मान ले तो बाकी चुनाव में कोई मध्य प्रदेश जैसे हालात नहीं बन पाए और राजस्थान में कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही। अब आगे की परिस्थितियों को देखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश तो मंडल प्रयोग में ही कांग्रेस ने अपने हाथ जला लिए थे। बात दलित वर्ग की जाए तो दलित वर्ग के बीच की परिस्थितियों में आज की तारीख में इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो असली समस्या पर, ट्राइबल और SC ST वर्ग की असली समस्या पर चर्चा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की, आरक्षण के वर्गीकरण की, यानी कर्पूरी फॉर्मूले जैसा जो OBC में है बिहार जैसे राज्यों में, उस तरह का फॉर्मूला SC ST में आए उसकी बात की। कांग्रेस पार्टी कोई क्लियर स्टैंड उसका दिखाई नहीं दिया कि करना क्या है, जबकि वर्गीकरण उस समाज के अंदर के बड़े तबके की एक बड़ी हकीकत है जिसको बाय एंड लार्ज अंततः स्वीकार करना होगा। आज की तारीख में वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। परिस्थितियां भी है कि स्वीकार करने की स्थिति में ना हो, क्योंकि परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो सियासत है उसमें बिखराव ना हो, उस बिखराव को रोकने के नजरिए से कांग्रेस पार्टी देख रही है। दरअसल SC ST वर्ग में मुद्दा बड़ा है। मुद्दा क्या है? OBC वर्ग में तो क्रीमी लेयर आ गया, इंदिरा साहनी जजमेंट के समय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से आ गया। लेकिन SC ST वर्ग में ठीक है, अस्पृश्यता वहां बड़ा मुद्दा है, लेकिन SC ST वर्ग में अगर क्रीमी लेयर जैसी कोई व्यवस्था होती तो स्वाभाविक है कि आज जिस स्थिति में 75 सालों से ज्यादा के आरक्षण के बावजूद SC ST वर्ग की सामाजिक स्थिति है वो नहीं होती। आप देखिए UPSC का रिजल्ट आप देख लें, SSC का रिजल्ट देख लें, जिस भागीदारी की बात राहुल गांधी करते हैं उनको देख लें। ST वर्ग में राजस्थान के एक खास समुदाय के लोग जो अपेक्षाकृत झारखंड और छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी समुदायों की तुलना में काफी ज्यादा संपन्न माने जाएंगे, उनके तबके के लोगों की बहुलता है। यूं कहें कि वैकेंसी में लगभग उन्हीं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, सिलेक्शन उन्हीं का सबसे ज्यादा होता है। क्या इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या राहुल गांधी की संज्ञान में उनकी टीम के लोगों ने इस मुद्दे को लाया है कि वंचना का स्तर क्लास के अंदर भी है, क्लास विद इन क्लास भी है। एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में तो स्वाभाविक है कि है, जो सबको दिख रहा है, लेकिन क्लास विद इन क्लास भी अगर वंचना का स्तर है तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें कि सियासत में कैसे 90 के दशक में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से वाटरलू साबित होता गया। नरसिम्हा राव की उत्तर भारत यानी हिंदी भाषी भारत की सियासत में कोई खास अपील नहीं थी, और नरसिम्हा राव की अपील नहीं होने का कारण क्या था? हालांकि वो हिंदी अच्छी बोलते थे, कारण यह था कि संगठन पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस तरीके से सामाजिक बदलाव की एक बड़ी भूमिका, चाहे वो बहुत इच्छा से अनिच्छा से जिस वजह से भी तैयार की हो,
उसके बाद की परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने आप को ढाल तो लिया, कांग्रेस ढाल नहीं पाई। बीजेपी ने कैसे ढाला? बीजेपी ने तत्काल राज्य स्तर में नेतृत्व की जिम्मेदारी पिछड़े वर्गों को डालना शुरू किया। राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश के अपवाद को छोड़ दे, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कल्याण सिंह को लाया गया पिछड़े वर्ग से। मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान, और अब तो मोहन यादव तक मामला चला गया। गुजरात में ठीक है, मंडल आयोग की ओरिजिनल लिस्ट में नहीं थे, लेकिन बाद में किसी तरह पिछड़े तो बन ही गए, नरेंद्र मोदी को भी लाया गया। और इस तरह की कोशिशें राज्य दर राज्य बीजेपी करती रही। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी बिहार में क्यों पिछड़ गई, और इस बात को यदि समझा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो रेज ऑफ होप कहते हैं, आशा की किरण, वो वहीं से निकलती है। तो बिहार की परिस्थितियां पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक आइडियल सिचुएशन मुहैया कराती है, आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें क्यों नहीं जमा पाई। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में 1978 में ही, यानी 90 के दशक के शुरू होने के 12 साल पहले, कोटा विद इन कोटा करके ओबीसी वर्ग के अंदर भी, पिछड़े वर्ग के अंदर भी वंचित तबके की पहचान, जो ज्यादा वंचित है उनकी पहचान कर उनको अलग से आरक्षण दिया गया था। और यह बड़ा कारण रहा कि न तो अगड़े को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यूनाइट कर पाई और न ही पिछड़े को अपने पक्ष में पूरी तरह यूनाइट कर पाई। वो भूल जाइए कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके पिछड़ा, दलित, मुसलमान सबका समीकरण बना लिया लालू यादव ने। ये सब बातें तात्कालिक और एक चुनाव की परिस्थितियों के लिए होती है, न कि इसके आगे के लिए। उसके आगे समाज के अंदर से डिप्राइव सेक्शन यानी वंचित सेक्शन छूटते चले जाते हैं, उनका एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है, और उस एक्सक्लूजन की प्रक्रिया को लालू यादव भी नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाने के पीछे कारण क्या था कि पिछड़ों के बीच भी जो अति पिछड़े हैं, उनकी राजनीतिक चेतना 1978 से जगी हुई थी। वो लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी या मंडल आयोग से जगी हुई नहीं थी, उससे तकरीबन 1.5 दशक पहले से जगी हुई थी। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी न तो पिछड़ा कार्ड खेल पाने की स्थिति में थी और न ही हिंदुत्व का कार्ड खेल पाने की स्थिति में थी। वहां कोई कल्याण सिंह बीजेपी ढूंढ नहीं सकती थी, क्योंकि पिछड़े वर्ग के अंदर भी कई सारे लेयर थे और आरक्षण की प्रक्रिया के अलग अलग होने की वजह से वो लेयर ज्यादा मुखर होकर सामने दिखाई दे रहे थे। वहां कोई कल्याण सिंह, वहां कोई उमा भारती या शिवराज सिंह चौहान ढूंढना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नहीं था, वो कर भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा उसे उधार का सिंदूर कहीं ना कहीं लगाना पड़ा। उसे नीतीश कुमार को एक बाहर से, गठबंधन के बाहर के एक पिछड़े वर्ग के नेता को स्वीकार्य चेहरे के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। अब आगे सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार फॉर्मूला पूरे देश में ज्यादा मुफीद क्यों है? तो ज्यादा मुफीद इसलिए है क्योंकि 90 के दशक के बाद के 30-35 सालों को देखें तो क्या पिछड़ा और क्या दलित, इन दोनों वर्गों में जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी, उसके अपने जो प्रभुत्वशाली समाज थे, उसने अपना नेता, अपना नेतृत्व गढ़ लिया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने अपना नेतृत्व गढ़ लिया, मुलायम सिंह यादव के परिवार में। जाटो समाज ने अपना नेतृत्व गढ़ लिया मायावती के परिवार में। ठीक इसी तरह बिहार में यादव समुदाय ने अपना नेतृत्व गढ़ लिया लालू यादव के परिवार के रूप में। कुर्मी समाज ने अपना नेतृत्व देख लिया नीतीश कुमार में। पासवान समाज जो दलितों में सबसे प्रोमिनेंट है वहां पर, और डोमिनेंट भी है, प्रभुत्वशाली भी है, उसने अपना नेतृत्व देख लिया रामविलास पासवान के परिवार में। लेकिन जो वंचित तबका पिछड़े वर्गों के अंदर है, उसका चुनावी हिंदुत्वीकरण कराने में बीजेपी इसलिए कामयाब हो गई क्योंकि उनके बीच से लीडरशिप उभार कर लाने में न तो लीडर बहुत ज्यादा रुचि ले रहे थे, जो नेता होते थे वो किसी न किसी के साथ जुड़ करके लोकसभा विधानसभा तक पहुंच जाए, मंत्री बन जाए, उसमें ज्यादा रुचि ले रहे थे। और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हिंदुत्व के नाम पर अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने में कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यकों के पिछड़े अति पिछड़े की बात नहीं कर रहा, बहुसंख्यकों के पिछड़े और अति पिछड़े को, नॉन डोमिनेंट ओबीसी जो हिंदू समाज का है, उसको नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल हुई। आज की यह सबसे बड़ी हकीकत है। और उससे भी बड़ी हकीकत यह है
कि समाज में जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ हिंदी भाषी भारत की दो प्रभुत्व जातियां हैं, प्रभुत्वशाली जातियां, टू डोमिनेंट कास्ट, ब्राह्मण और राजपूत, वो विकल्प के अभाव में नरेंद्र मोदी के पीछे चलने को मजबूर हो गए। उन्हें भी चुनावी हिंदुत्व रास आने लगा। दिल से रास आए ना आए, परिस्थितियों में रास आने लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो उसका आधार ही ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण 1971 के चुनाव से खासतौर पर बना हुआ था, उस समीकरण में ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी लेकर चले गए 90 के दशक में, दलित वर्ग कांसीराम लेकर चले गए, और बाबरी विध्वंस के बाद की परिस्थितियों में अल्पसंख्यक जनता दल परिवार की अलग अलग बिखरी पार्टियों के साथ जो जहां प्रभुत्वशाली था उसके साथ जुड़ते चले गए। आज की तारीख में सवाल यह है कि उनको जोड़कर कैसे लाया जाए, और उसके साथ साथ जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी है उसको अपने साथ कैसे खड़ा किया जाए। क्या राहुल गांधी के पास इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक संजीदा राजनेता है और इस बात को वो समझते हैं कि समाज के हर वर्ग के अंदर एक वंचित तबका और एक साधन संपन्न तबका अब मौजूद है। यह बात जरूर है कि वो वंचित तबका बहुत बड़ा है और साधन संपन्न तबका जिसे नियो फ्यूडल या नव सामंत कह सकते हैं वो बहुत बड़ा है, और वही वंचित तबका अपनी वंचना के कारण या किसी और परिस्थितियों के कारण किसी न किसी रूप में चुनावी हिंदुत्व के दायरे में जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी या इस देश की कोई भी सेकुलर जमात उसे उस तरह से अपने साथ लाने में सफल नहीं हो रही है जिस तरह से वो उम्मीद कर रही है। हालांकि पीडीए के सहारे एक झलक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जरूर दिखाई। राहुल गांधी के साथ गठबंधन ही उसकी गारंटी बना, लेकिन सवाल यह है कि जो झलक दिखी, क्या वो झलक जिस रूप में राहुल गांधी देखना चाहते हैं या जो बातें कर रहे हैं वो है? जी नहीं। दरअसल पिछड़े वर्ग में जो गैर यादव डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग थे वो जुड़े अखिलेश यादव के साथ। कोई अति पिछड़ा जो वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ा है वो नहीं जुड़ पाया था इस चुनाव में, यही सच्चाई है। और दलित वर्ग के अंदर भी जो डोमिनेंट वर्ग थे और जो बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते जाने से कहीं ना कहीं वंचना का शिकार राजनीतिक तौर पर महसूस कर रहे थे, वो तबका जुड़ा। और जिन तबके के बीच रिप्रेजेंटेशन की कमी है और सीटों के मामले में जिन सीटों पर उन तबकों को प्रतिनिधित्व दिया गया, मसलन पासी समाज को अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट से टिकट देकर जो दांव खेला गया वो उस पूरे बेल्ट में काम कर गया। अभी भी उस रूप में वो सामने नहीं आया, वो मिशन मोड में ही सामने आ सकता है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कांसीराम के तर्ज पर सभी वर्ग के, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, सभी वर्ग के वंचित तबकों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा लेकर आना होगा। तब जाकर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी देखना चाहते हैं वहां पहुंच सकती है। कोशिशें राहुल गांधी की शानदार है, शुरुआती दौर में जो कोशिशें हैं वो शानदार है, लेकिन उतनी ही बड़ी सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी और उसका संगठन उस रूप में उसे सफल बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश देश के दो बड़े राज्यों में एक ही जाति विशेष से आने वाले, वो भी सामान्य वर्ग के, एक ही जाति विशेष से आने वाले दो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने? कुछ समय पहले तो हालत यह थी कि उसी समुदाय के 3 प्रदेश अध्यक्ष 3 पड़ोसी राज्यों बिहार, यूपी और झारखंड में काबिज थे, लेकिन झारखंड में बदलाव हो गया और 80 + 40 120 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व 2014 से ही सर चढ़कर बोल रहा है, यूं कहें 1991 में भी, 96 और 98 में भी सर चढ़कर बोला था, वहां अब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एक अव्यावहारिक प्रयोग कर रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष के मामले में सामाजिक न्याय नहीं आ सकता तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं लोग कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी कांग्रेस पार्टी उनकी बात मान लेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की पार्टी ने प्रयोग किया, कांग्रेस ने प्रयोग किया, तो दलित वर्गों का एक सकारात्मक झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा, जिसका फायदा यूपी में काफी हद तक और कुछ हद तक बिहार में, दक्षिण पश्चिम बिहार की लोकसभा सीटों पर मिलता हुआ भी दिखा। लेकिन ये ट्रिकल डाउन थ्योरी की तरह ऊपर से नहीं, ये कोशिशें नीचे से होनी चाहिए।
यहां असली दिक्कत है। संगठन के साथ राहुल गांधी की कोशिशों का कितना तालमेल है, यह देखा जाना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।